एक ऐसी लड़की जिसके पिता इंस्पेक्टर, माँ शिक्षक, ऐसे में उसकी लाडली इकलौती लाडली पुत्री का अभिनेत्री बनना, क्या स्टोरी है इसका? हम लोग दिल्ली में जो भी सामान लिया था घर का सब रूम वाले को ही दे के हम लोग निकल गए मुंबई के लिए। फिर मुंबई जाके जोगेश्वरी होटल में जाके हम लोग ने 1.5 महीने रह गए, 1.5 महीने। फिर सारे लोगों से, दिनेश जी, पाकी हेगड़े, सभी लोग से मिले। दिनेश जी से नहीं, बाकी सारे लोगों से मिले, पाकी हेगड़े, ये वो जितने भी राजकुमार पांडे जी हैं सबसे मिले। फिर पता चला मुझे, और उस बीच में क्या हुआ कि मैं सीरियल करती थी जब सखी बनली सौतन, तो विराज भट्ट जी मुझे वहाँ मिले थे। तो मुझे उस टाइम ही फिल्म का ऑफर आ चुका था, जिद्दी का। तो जब मैं मुंबई गई तो विराज जी मिलने आए होटल पे, हम लोग मिले और वो डेट फाइनल हो गया था वो फिल्म का। और उससे पहले जब 1.5 महीना हो गया तो पापा को नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, क्या हो रहा है। तो पैसे हम लोग के पास खत्म हो गए थे और होटल वाले ने धक्का दे के निकाल दिया बाहर। होटल से बाहर कर दिया था? निकाल दिया था। तो अब निकालने के बाद भी है कि उनका पेमेंट करना ही था मुझे, उसके बाद ही वो बोल रहे थे जाने के लिए। फिर लास्ट में पापा को मम्मी ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गया है, पेमेंट चाहिए। तो पापा बोले कि ठीक है, तो इस बार घर ही आना है, बाकी कुछ नहीं करना। मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। फिर पापा ने पैसे भेजे तो मैंने होटल में दिए। फिर वहाँ से जोगेश्वरी स्टेशन पे बैठ के हम लोग रिटर्न आ रहे थे। फिर वहाँ पे एक ब्रोकर मिला और उसने बोला कि मैं 1500 रुपये में तो रूम दिला दूंगा। और फिर वहाँ से यू टर्न लेके हम लोग घर नहीं जाके डायरेक्ट नाला सुपारा चले गए। 1:30 बजे रात में घर मिल गया और घर में जाके शिफ्ट हो गए। और वहाँ से फिर जिद्दी फिल्म जो मुझे ऑफर हुआ था उसका डेट सामने आ गया और मैं शूट पे निकल गई। ये प्रियंका जी, आपके साथ एक हादसा हुआ था फ्रॉडगिरी को लेकर के। जी बिल्कुल। शायद से आपने किसी अखबार को इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था, तो क्या वो फ्रॉडगिरी किया था? जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पवन जी की काफ़ी फ़ैन रह चुकी थी मैं, तो पवन जी को सर्च करती थी इंटरनेट पे, गूगल पे। तो पवन जी तो नहीं मिले, लेकिन निरहुआ के भांजा करके एक लड़का मिला और वो मुझे मैसेज करता था कि मैं निरहुआ जी का भांजा बोल रहा हूँ। दिनेश लाल निरहुआ जी। जी। और थपकी सीरियल उस टाइम आता था कलर्स पे, तो दिनेश जी चाहते हैं कि मैं उसमें लीड कैरेक्टर आपको दूं, आप दिल्ली आ जाइए। तो मैंने पापा से बात कराया, मम्मी से बात कराया उस लड़के को। फिर हम लोग दिल्ली पहुँचे भी। फिर उन्होंने बोला कि आर्टिस्ट कार्ड बनवाना पड़ेगा, तो मैंने 1.5 लाख रुपया भी दे दिया उनको। मेरा एक फ्रेंड था वो भी साथ में, जो मेरे पापा का स्टाफ था, उसके भी पापा जॉब करते थे, तो उसने अपने बेटे को, मतलब अंकल के बेटे को भेजा। ठीक है। फिर साथ में वो लड़का गया। फिर उसने सोचा कि ये हीरोइन बन जाएगी तो मैं क्यों नहीं, तो मैं भी पैसा दे देता हूँ, मैं भी काम करूँगा। वो लालच वाली चीज़ें थी, तो उसने भी आर्टिस्ट कार्ड के लिए पैसा दिया। और जब मैं पता करना चालू कर दी, जैसे कुणाल जी मेरे टच में थे, 2-3 लोग को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, पटना से थी। तो मुझे पता चला कि नहीं, ये फ्रॉड है और दिल्ली में तो आए दिन फ्रॉड होते ही रहता है, तो आप वहाँ से भाग जाओ, पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 1.5-2 लाख गया, आप सब छोड़ दो। घर में कोई मेंबर सिनेमा से नहीं था, क्योंकि सरकारी जॉब में थे लोग, और इकलौती दुलारी बिटिया सिनेमा जगत में आई, तो घर में कोई सदस्य सिनेमा जगत में नहीं था, लेकिन आप जिद करके आई। आपके लिए ये कितना डिफिकल्ट रहा सिनेमा जगत में आना? और घर पे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं था। हाँ, पापा को थोड़ा पसंद नहीं था स्टार्टिंग में, तो मम्मी फुल सपोर्ट करती थी उस टाइम कि उनको ले जाना, वो मुझे लेके जाना, आना, बहुत सारी चीज़ें मम्मी कोऑपरेट करती थी। फिर बाद में जब पेपर में नाम आने लगा, फ़ोटो आने लगा, तो मम्मी बोलती थी, अरे वो तो वहीं पे खड़ी थी ना, इसीलिए इसका ही फ़ोटो खींच लिया, मेरा नहीं खींचा, ऐसा करके। लेकिन फिर भी ऐसा तो है नहीं कि पेरेंट्स बेवकूफ़ हैं, पता नहीं चलेगा। बट मेरे पापा इतना सीधे थे कि वो इग्नोर करते थे, ठीक है मेरी बेटी खुश है तो जाने दो, कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, और किसी भी चीज़ को मनवाने के लिए बस एक आंसू ही काफ़ी रहता था, तो पापा मान जाते थे। पापा को ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं। पापा को आपके आंसू के सामने झुकना पड़ता था? हाँ बिल्कुल, मैंने कह दिया तो वो मान जाते थे, उतना
मतलब ये फोर्सफुली नहीं यही करना है, चाहे वो अपनी बात मनवाने के चक्कर में रहते थे, ऐसा नहीं होता था। उस वक्त की फीलिंग क्या थी जब आपके साथ वो घटना घटी, आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उस समय तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल। एक्चुअल में पापा रिटायरमेंट लेके आए थे मुझे देखने के लिए ही, क्योंकि हम 1 साल से घर नहीं जा रहे थे, तो पापा मिलने आए थे और अचानक हार्ट अटैक हो गया, और जबकि सब कुछ बढ़िया था, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। उससे पहले 2 दिन पहले फुल बॉडी का चेकअप भी करवाया था हम लोगों ने उनका, सब नॉर्मल था, और अचानक हार्ट अटैक आ जाना, तो ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, मतलब मैं फिर से जो उठी थी वो डायरेक्ट जीरो पे आके खत्म हो गया सब कुछ। जी, आपके लिए जी, क्या और क्या आप बता रहे हैं? फिर वहाँ से मैं बैक हो गई, क्योंकि उस टाइम मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत थी, और कैरियर तो ठीक है, ओके, बाद में देखा जाएगा। माँ के साथ आप बिहार में शिफ्ट हो गए। बिल्कुल, फिर हम लोग पटना आ गए। इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री प्रियंका महाराज हैं। चूँकि नेपाल में इनकी भी मौजूदगी है और हमारी भी मौजूदगी है। डायरेक्टर अमित सराफ जी द्वारा निर्देशित मूवी फेसबुकिया प्यार की ये हीरोइन हैं। शूटिंग सेट पर इनसे हमारी मुलाकात हुई है, तो हमने सोचा कि क्यों न इनसे मिल कर के इनकी जीवनी, इनकी आप बीती, इनकी कहानी आप दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। तो चलिए हम बिन देर किए बात करेंगे प्रियंका महाराज से। सबसे पहले प्रियंका जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, थैंक यू सो मच, और जो भी मुझे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी को पैर छू के प्रणाम। चलिए प्रियंका जी, चूँकि बिहार से आप बिलोंग करती है, जी। आपकी कहानी हमें काफ़ी दिलचस्प लगी। एक ऐसी लड़की जिसके पिता इंस्पेक्टर, माँ शिक्षक, ऐसे में उसकी लाडली इकलौती लाडली पुत्री का अभिनेत्री बनना, क्या स्टोरी है इसका? एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग से ही, मतलब बचपन से ही मैं पवन जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, और मैं फ़िल्म भी देखती थी तो उन्हीं का ही देखती थी, 1-2 जो भी फ़िल्म घर पे छुप के देख पाती थी। तो मुझे लगता था कि मुझे हीरोइन बनना है, और एक सीरियल आता था पाखी हेगड़े जी का, मैं बनूँगी मिस इंडिया। जी, तो मैं वो देख के मुझे लगता था मुझे भी करना है, काफ़ी मुझे भी मशहूर करना वो है। सीरियल था। जी बिल्कुल, बहुत ट्रेंड में चलता था वो सीरियल। तो वही देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। तब तक तो मेरे मम्मी-पापा ऐसे बोलते थे, हाँ ठीक है, ओके, क्योंकि मैं छोटी थी उस टाइम। जैसे-जैसे बड़ी होती गई मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना ही है, करना ही है। उसके बाद मेरे ज़िद के आगे पापा बोले, अच्छा ठीक है, ओके, कर लो। चलिए, आप पापा की चर्चा कर रही है, तो पापा इंस्पेक्टर थे, माँ शिक्षक थी, और जब भी हमारे यहाँ बिहार में एक प्रचलन है कि अक्सर जो घर की लाडली बिटिया जो होती है, जो गुड़िया रानी होती है, माता पिता का ख्वाहिश रहता है कि इसको किसी सरकारी जॉब में शिफ्ट किया जाए, किसी सरकारी जॉब में इनको लगाया जाए। आपके पिताजी नहीं चाहते थे कि मेरी लाडली बिटिया मूवी में काम करे, फिल्म सिनेमा करे, लेकिन आपने अपने जिद के आगे अपने पिताजी को आखिरकार झुका ही लिया। घर में कोई मेंबर सिनेमा से नहीं था, क्योंकि सरकारी जॉब में थे लोग, और इकलौती दुलारी बिटिया सिनेमा जगत में आई, तो घर में कोई सदस्य सिनेमा जगत में नहीं था, लेकिन आप जिद करके आई। आपके लिए ये कितना डिफिकल्ट रहा सिनेमा जगत में आना? घर पे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं था, हाँ, पापा को थोड़ा पसंद नहीं था स्टार्टिंग में, तो मम्मी फुल सपोर्ट करती थी उस टाइम कि उनको ले जाना, वो मुझे लेके जाना, आना, बहुत सारी चीज़ें मम्मी कोऑपरेट करती थी। तो फिर बाद में जब पेपर में नाम आने लगा, फ़ोटो आने लगा, तो मम्मी बोलती थी, "अरे वो तो वहीं पे खड़ी थी ना, इसीलिए इसका ही फ़ोटो खींच लिया, अच्छा। मेरा नहीं खींचा।" ऐसा करके। लेकिन फिर भी ऐसा तो है नहीं कि पेरेंट्स बेवकूफ़ हैं, पता नहीं चलेगा। बट मेरे पापा इतना सीधे थे कि वो इग्नोर करते थे, ठीक है, मेरी बेटी खुश है तो जाने दो, कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, और किसी भी चीज़ को मनवाने के लिए बस एक आँसू ही काफ़ी रहता था, तो पापा मान जाते थे। पापा को ज़्यादा यानी मनाने कि की ज़रूरत नहीं रहती। पापा को आपके आंसू के सामने झुकना पड़ता था। हाँ, बिल्कुल। मैंने कह दिया तो वो मान जाते थे, उतना, मतलब ये फ़ोर्सफुली नहीं यही करना है, चाहे वो अपनी बात मनवाने के चक्कर में रहते थे, ऐसा नहीं होता था। हालाँकि मित्रों, आप लोग भागिएगा नहीं, इनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक हादसा होता है,
टर्निंग पॉइंट की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। काफ़ी इनको संघर्ष करना पड़ा था टर्निंग पॉइंट के बाद, हालांकि उसके पहले भी संघर्ष करना पड़ा था। अच्छा, ये प्रियंका जी, आपके साथ एक हादसा हुआ था फ्रॉडगिरी को लेकर के। जी बिल्कुल। शायद से आपने किसी अखबार को इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था, बिल्कुल। तो क्या वो फ्रॉडगिरी किया था? जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पवन जी की काफ़ी फ़ैन रह चुकी थी मैं, तो पवन जी को सर्च करती थी इंटरनेट पे, गूगल पे। तो पवन जी तो नहीं मिले, लेकिन निरहुआ के भांजा करके एक लड़का मिला और वो मुझे मैसेज करता था कि मैं निरहुआ जी का भांजा बोल रहा हूँ। दिनेश लाल निरहुआ जी का। जी। जी। और थपकी सीरियल उस टाइम आता था कलर्स पे, तो दिनेश जी चाहते हैं कि मैं उसमें लीड कैरेक्टर आपको दूं, आप दिल्ली आ जाइए। तो मैंने पापा से बात कराया, मम्मी से बात कराया उस लड़के को। फिर हम लोग दिल्ली पहुँचे भी। फिर उन्होंने बोला कि आर्टिस्ट कार्ड बनवाना पड़ेगा, तो मैंने 1.5 लाख रुपया भी दे दिया उनको। मेरा एक फ्रेंड था, वो भी साथ में, जो मेरे पापा का स्टाफ था, उसके भी पापा जॉब करते थे, तो उसने अपने बेटे को, मतलब अंकल के बेटे को भेजा। ठीक है। फिर साथ में वो लड़का गया। फिर उसने सोचा कि ये हीरोइन बन जाएगी तो मैं क्यों नहीं, तो मैं भी पैसा दे देता हूँ, मैं भी काम करूँगा। वो लालच वाली चीज़ें थी, तो उसने भी आर्टिस्ट कार्ड के लिए पैसा दिया। और जब मैं पता करना चालू कर दी, जैसे कुणाल जी मेरे टच में थे, 2-3 लोग को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, पटना से थी, तो मुझे पता चला कि नहीं, ये फ्रॉड है और दिल्ली में तो आए दिन फ्रॉड होते ही रहता है, तो आप वहाँ से भाग जाओ, पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 1.5-2 लाख गया, आप सब छोड़ दो। चलिए, आप सब छोड़ दो, पापा की परी, ये तो फ्रॉड से ठगा चुकी थी, पैसा भी नुकसान हो चुका था। उसके बाद इनका रुख मुंबई की तरफ होता है। आप मुंबई भी गई थी। इनका रुख मुंबई की तरफ होता है। मुंबई जाने के लिए मुंबई चली गई। मुंबई में शिफ्ट भी हो गई। शायद किसी कोई बंगला उंगला ली हुई थी आप, उसमें शिफ्ट उफ्ट की। उसके बाद आपके पास जो भी पैसा था वो जी शॉर्ट हो। नहीं, मैं दिल्ली से, जैसे बागेश सरस्वत वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने बोला प्रियंका आ जाओ, छोड़ दो पैसे। फिर हम लोग डायरेक्ट, मतलब पापा को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। जी। हम लोग दिल्ली में जो भी सामान लिया था घर का, सब रूम वाले को ही दे के हम लोग निकल गए मुंबई के लिए। फिर मुंबई जाके जोगेश्वरी होटल में जाके हम लोग ने 1.5 महीने रह गए, 1-1.5 महीने। फिर सारे लोगों से, दिनेश जी, बाकी हेगड़े, सभी लोग से मिले। दिनेश जी से नहीं, बाकी सारे लोगों से मिले, बाकी हेगड़े, ये वो जितने भी राजकुमार पांडे जी हैं, सबसे मिले। फिर पता चला मुझे। और उस बीच में क्या हुआ कि मैं सीरियल करती थी जब सखी बनली सौतन, तो विराज भट्ट जी मुझे वहाँ मिले थे। तो मुझे उस टाइम ही फिल्म का ऑफर आ चुका था, जिद्दी का। तो जब मैं मुंबई गई तो विराज जी मिलने आए होटल पे, हम लोग मिले और वो डेट फाइनल हो गया था वो फिल्म का। और उससे पहले जब 1.5 महीना हो गया तो पापा को नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, क्या हो रहा है। तो पैसे हम लोग के पास खत्म हो गए थे और होटल वाले ने धक्का दे के निकाल दिया बाहर। होटल से बाहर कर दिया था, दर दर भटकना पड़ा था उसको। निकाल दिया था, तो अब निकालने के बाद भी है कि उनका पेमेंट करना ही था मुझे, उसके बाद ही वो बोल रहे थे जाने के लिए। फिर लास्ट में पापा को मम्मी ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गया है, पेमेंट चाहिए। तो पापा बोले कि ठीक है, तो इस बार घर ही आना है, बाकी कुछ नहीं करना। मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। फिर पापा ने पैसे भेजे तो मैंने होटल में दिए। फिर वहाँ से जोगेश्वरी स्टेशन पे बैठ के हम लोग रिटर्न आ रहे थे। फिर वहाँ पे एक ब्रोकर मिला और उसने बोला कि मैं 1500 रुपये में तो रूम दिला दूंगा। और फिर वहाँ से यू टर्न लेके हम लोग घर नहीं जाके डायरेक्ट नाला सुपारा चले गए। 1:30 बजे रात में घर मिल गया और घर में जाके शिफ्ट हो गए। और वहाँ से फिर जिद्दी फिल्म जो मुझे ऑफर हुआ था, उसका डेट सामने आ गया और मैं शूट पे निकल गई। चलिए, जिद्दी मूवी की शूटिंग में आप चली गई। जी। उसके बाद क्या हुआ शूटिंग? उसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो गया। फिर पापा को जब सारी चीज़ें पता चला तो पता था कि बहुत ज़िद्दी है ये, अपने आगे किसी का सुनने वाली है नहीं। और इसने प्रूफ कर दिया कि हाँ, इसने फिल्म में काम कर लिया। उसके बाद मैंने नसीब किया कि हूँ दीवाना बनैहर किया। फिर मैं कंटिन्यू फिल्म करने ही लगी। तो पापा को लगा कि हाँ ठीक है, कोई ऐसा सीन नहीं करती हूँ मैं, या फिर ऐसा कोई ड्रेस नहीं पहन रही हूँ।
तो बस इतना ही था कि मम्मी साथ में है, बस और क्या चाहिए मुझे। चलिए। तो पापा मान गए। अच्छा, आपके पापा जी मान गए। शायद से 17 या 18 2018 की घटना बीच में आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी घटना घटित होती है। आपके पापा जी का स्वर्गवास हो जाता है और आप टूट जाती हैं। आपने इस घटना का जिक्र किया है। उस वक्त लाडली लाडली बिटिया अकेली पड़ जाती है, सर से पिता का साया उठ जाता है। तो उस वक्त की फीलिंग क्या थी जब आपके साथ वो घटना घटी, आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे? तो उस समय तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल। एक्चुअल में पापा रिटायरमेंट लेके आए थे मुझे देखने के लिए ही, क्योंकि हम 1 साल से घर नहीं जा रहे थे, तो पापा मिलने आए थे और अचानक हार्ट अटैक हो गया। और जबकि सब कुछ बढ़िया था, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। उससे पहले 2 दिन पहले फुल बॉडी का चेकअप भी करवाया था हम लोगों ने उनका, सब नॉर्मल था और अचानक हार्ट अटैक आ जाना, तो ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, मतलब मैं फिर से जो उठी थी वो डायरेक्ट जीरो पे आके खत्म हो गया सब कुछ। जी, 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 आपके लिए जी, क्या और क्या आप बता रहे हैं? फिर वहाँ से मैं बैक हो गई, क्योंकि उस टाइम मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत थी, और कैरियर तो ठीक है, ओके, बाद में देखा जाएगा। माँ के साथ आप बिहार में शिफ्ट हो गए। बिल्कुल, फिर हम लोग पटना आ गए। अच्छा, आपके लिए आपकी माँ पापा से लड़ झगड़ करके आपके लिए माँ आपकी शायद वो भी आपके चलते जॉब छोड़ चुकी थी। जी, ये भी बिल्कुल। माँ भी आपकी सर्विस में थी, हाँ, वो टीचर थी सेंट जोसेफ स्कूल में। टीचर थी। आपके लिए उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी। बिल्कुल। बीच में इधर घटना घटी, आपके पिताजी इस दुनिया से चल बसे और 2019 आया, कोविड काल आया। उसके बाद तो गैप लगभग हो गया 2 जी, जी, साल। गैप हो गया। हाँ, 2 ढाई साल गैप हो तो गया। गैप होने के बाद फिर से आपने शुरुआत शुरू से किया। जहाँ थी वहाँ तो आप चली गई, फिर से शुरू की। तो फिर से जब शुरुआत आपका हुआ तो कैसे शुरुआत हुआ? कौन सा मूवी आपको मिला कोविड के बाद? उसके बाद मैंने एल्बम करना स्टार्ट किया, फिर फिल्म सूर्यवंशम, फिर और भी सारी दीपक दिलदार की फिल्म थी, दिलदार की दुल्हनिया। फिर मुझे फिर ऑफ़र आने लगा और मैंने फिर से स्टार्ट किया, और अब तो मैं एल्बम भी करती हूँ और फिल्म भी करती अच्छा, हूँ। सूर्यवंशम फिल्म की आप जिक्र कर रहे हैं, तो यही पवन जी वाला जो सूर्यवंशम है? जी नहीं नहीं, हम सूर्यवंशम है अच्छा, ये फिल्म की। चलिए। आप ये अभी ये मौजूदा समय में नेपाल में हैं और फेसबुकिया प्यार की शूटिंग चल रही है, जिसके डायरेक्टर हैं अमित कुमार सराफ जी। जी तो इनके साथ आप मूवी कर रहे हैं। ये अमित जी के साथ ये आपकी पहली मूवी है या इसके पहले भी आप कर चुकी हैं? नहीं, ये मेरी पहली फिल्म है इनके साथ, और मैं इनको भाई बोलती हूँ, और ये बहुत ही अच्छे हैं और सेट पे भी बहुत कोऑपरेटिव है, तो बहुत मज़ा आ रहा है काम करके। चलिए, अब तो कोई परेशानी इनके साथ काम करने में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं है। मुझे पता है कि मुझे खुद अपना काम करना है, सामने वाले का पता नहीं। दैट्स इट। चलिए, पिताजी आपके एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर थे, तो जाहिर सी बात है कि पिताजी इंस्पेक्टर थे तो घर से अच्छी खासी घर से आप बिलोंग करती थी पहले से ही। फिल्म इंडस्ट्रीज में आप गए, आपके पास क्वालिफिकेशन भी था, क्वालिटी भी था और ब्यूटी भी आपके पास था। चूँकि आप दिखने में तो बिल्कुल लग रही है हीरोइन जैसा, कोई इसमें नो डाउट। तो कभी-कभी फ़िल्म को लेकर के, चाहे वो मूवी हिंदी की मूवी हो या भोजपुरी की मूवी हो या साउथ की मूवी हो, एक सवाल खड़ा होता है सिनेमा को लेकर के। जो भी महिला कलाकार लोग होती हैं, आर्टिस्ट लोग होती हैं, एक्ट्रेस लोग होती हैं, लोगों का मानना है या इस तरह की हवाएँ चल पड़ी है। लोग कहते हैं कि हम लोग भी सुनते हैं कि सिनेमा करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो क्या वाक़ई में कभी-कभी किसी महिला आर्टिस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें फालतू चीज़ है, और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से वो चीज़ें होती है, तो हम किसी एक को ये इस पे ब्लेम नहीं कर सकते। कोई आपको उठा के लेके नहीं जा रहा है, हाँ, फ़ोर्स भी नहीं कर रहा है। हाँ, ठीक है, अगर मान लीजिए आप 10 के पास गए और 2-4 ने आपको ऑफ़र भी किया, तो आप वो फ़िल्म छोड़ सकते हैं। आप अपनी लालच की वजह से, आपको ऐसा लगता है कि शॉर्टकट है, तो उस चीज़ों को आप अपना रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें ब्लेम करने का कुछ मतलब नहीं है। चलिए, कोविड भी समाप्त हो गया।
फिर से आप पुनः इंडस्ट्रीज में स्थापित भी हो गई। अमित जी के साथ अभी आप मूवी कर रही है और नेपाल के कई हिस्सों में इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। फिल्म का टाइटल दिया गया है फेसबुकिया प्यार। तो आखिर इस फेसबुकिया प्यार में कौन सी ऐसी विशेष चीज़ है जिसको देखने के लिए जो भी दर्शक लोग हैं 100-200 का टिकट कटा करके 2-3 घंटा का टाइम वेस्ट करके इस मूवी को देखें? आखिर इस मूवी में क्या है? मूवी एक्चुअली लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए तो नहीं जाते हैं। और जो आजकल चल रहा है ये सारी चीज़ें कि फेसबुक से प्यार हो जा रहा है, फिर वो लड़की भाग के आ जा रही है उसके घर पे, वो सारी चीज़ें वही दिखाया गया है कहीं ना कहीं जो आजकल चल रहा है। तो हम वही एक मैसेज लोगों को बताना चाह रहे हैं। और मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती हूँ इस स्टोरी के बारे में, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, बहुत ही अलग है, डिफरेंट है और बहुत ही मज़ा आने वाला है लोगों को। चलिए, इस मूवी में आप किस रोल में हैं? वाइफ के रोल में, जो आपको इतना बड़ा सिंदूर दिख रहा होगा लंबा सा, तो ऑफ कोर्स वाइफ के रोल में हूँ। जो इस फिल्म के नायक हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये मूवी पूरा कॉमेडी पर आधारित मूवी है? कॉमेडी भी है, हाँ सब मिक्स है मीन्स की। चलिए, इस मूवी में भोजपुरी सिनेमा जगत के जितने भी हास्य कलाकार लोग हैं जी सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं भोजपुरी सिनेमा जगत के सब लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं एक ही फिल्म को करने के लिए। तो सबसे मिलकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं हमारी ये फैमिली है, हम अपनी फैमिली के पास तो बहुत ही कम टाइम दे पाते हैं, लेकिन ये फैमिली के पास ही रहते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आ रहा है। और फिर से मतलब एक साथ काम करके मतलब मुझे लग रहा है कि वो पुराने दिन वापस आ गए। चलिए, आने वाले समय में कौन कौन सी फिल्में प्रियंका महाराज की लिस्ट में है? फिलहाल तो मैंने 2 फिल्म में साइन की है जो कि अनटाइटल है, और बाकी गाने खुशी कक्कर के हैं, शिल्पी राज जी के हैं, विजय चौहान जी के हैं और शायद खेसारी जी के भी हों, देखने को आपको मिलेगा, तो वेट एंड वॉच। तो चलिए मित्रों, ये प्रियंका महाराज है, भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस है और बेहद ही शालीन तरीके से हमने जितने भी सवाल इनसे पूछा सभी सवालों का जवाब इन्होंने काफ़ी बारीकी से शालीन तरीके से देने का काम किया। इनकी वेब सीरीज भी, आपकी कोई वेब सीरीज वगैरह सीरियल वगैरह ये सब भी? सीरियल जब सखी बनली सौतन, जी जी। उससे मैंने स्टार्ट किया था कैरियर। जी। तो चलिए मित्रों, इस फेस को आप लोग जब भी सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से देखिएगा तो पहचानिएगा ज़रूर। अगर सोशल मीडिया पर देखिएगा तो कम से कम इनके पक्ष में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जब इस वीडियो रिलीज होगा तो इंटरव्यू देखने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम दोनों का संवाद, इनका साक्षात्कार आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक कैमरामैन सूरज के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया बिहार।